तो जी एफसीआरए पे, अब एफसीआरए पे आप ये सुनिए मार्को रूबियो क्या कर रहा है। मार्को रूबियो का बहुत इसमें इंटरेस्टिंग रोल है, सुन लीजिए। spent billions of आई dollars होप over the मैं सुन years in पाऊँ मेरा helping with health strategies. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them, go to this country and do their health care program for them. That NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients. ये हो रही है बात कि यूएस पैसा भेजता है तो खुल के मानते हैं। इससे पहले भी इन्होंने माना हुआ है। जब आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुनी कि $21 मिलियन भारत भेजे गए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। अच्छा, वोटर टर्नआउट बढ़ाने का मतलब ना ये वो नहीं होता, ये वोटर टर्नआउट होता है, इनके पास सारा डाटा है कौन से एरिया से, एक सीट में कौन से मोहल्ले के अंदर से हमें वोट निकालना है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा एंटी मोदी इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब रील्स देखी जाती हैं। ये आपका बिग डाटा बहुत इजीली बता देता है, ज्योग्राफिकली पिन पॉइंट कर देता है कि 1 मिनट में हमने देख ली है। पैसे के बारे में ट्रंप ही बोल चुका है, ट्रंप को कोई संकोच नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ट्रंप को। और ये पूरी प्रिसाइज लोकेशन देख के करते हैं, और ये 2016 से कर रहे हैं यूएस के अंदर। अब इतना मॉडल परफेक्ट कर लिया है कि वो इंडिया में बाकी देशों में भी करते हैं। तो वो वाला वोटर टर्नआउट है, ये जनरल नहीं है कि हाँ भैया भारत का वोटर बढ़ाने। वैसे आपको पता है वोटर टर्नआउट की ब्यूटी, यूएस के अंदर इलेक्शन, कितनों को पता है जवाब देना ईमानदारी से, कि यूएस के अंदर, मैं वो बात नहीं कर रहा वोटर आईडी कार्ड की, कि वोटर आईडी कार्ड नहीं देखते, इलीगल लोग क्या वोट कर सकते नहीं कर सकते। इलेक्शन डे यूएस के अंदर छुट्टी नहीं होता है, इलेक्शन डे इज नॉट अ हॉलीडे। इसका प्रभाव क्या होता है आपको पता है? जिस व्यक्ति को वहां पे मिनिमम वेज पे कितने लोग काम करते हैं, यंग लोग, स्टूडेंट लोग, लोन्स होते हैं, घंटे का $20, $17, $30 पे काम करते हैं, दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो महीने का रेंट खर्चा निकलता है। क्या वो छुट्टी ले सकते हैं? वो भी ऐसी चीज के लिए, किसी के लिए वोट करने के लिए नहीं ले सकते। इट इज नॉट अ हॉलीडे। सो आपका यंग व्यक्ति का वोटिंग राइट कैसे अफेक्ट होता है, या जिसके पास पैसे नहीं है उसका वोटिंग राइट कैसे अफेक्ट होता है? ओनर ऑफ अ कंपनी कैन टेक अ छुट्टी, बॉस कैन टेक अ छुट्टी, आप नहीं ले सकते। तो वो वोटिंग टर्नआउट बढ़ानी है तो भाई यूएस में ही हॉलीडे डिक्लेयर कर दो ना, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दो, तुम्हारा वैसे ही वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाएगा। भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने आ रहे हैं। यूएस की बात आप दूसरी करेंगे तो विमेन को वोटिंग राइट कब मिला? आप देखिए भारत की ब्यूटी में। फिर विमेन कार्ड जाता हूं, नॉट ये फेक फेमिनिज्म वाला, नॉट ये लुटेंस वाला, नॉट ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाला, मैं फिर जाता हूं उसके ऊपर, विमेन के ऊपर। विमेन को वोटिंग राइट कब मिला? यूएस में कब इंडिपेंडेंस हुई, कब डेमोक्रेसी में इलेक्शन पहला हुआ, और कब महिला को वोटिंग राइट मिला? यूके में वोटिंग कब शुरू हुई और कब महिला को मिला? कितने साल आफ्टर वोटिंग महिलाओं को राइट मिले वोट करने के? और भारत में कब इंडिपेंडेंस हुई और इंडिपेंडेंस के साथ या कितने साल बाद वोटिंग राइट मिला? जो हमें फेमिनिज्म के एग्जांपल देते हैं, एक बारी प्लीज ये भी बताइए, क्योंकि वोटिंग तो बेसिक चीज है ना, छुट्टी होना, वोटिंग राइट सबका होना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें डेमोक्रेसी सिखाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस सिखाते हैं, फ्रीडम इंडेक्सेस दिखाते हैं। तो भारत को कब वोटिंग राइट मिला? ये भारत के लोग डाल दीजिएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको लीगल टेस्ट दे देता हूं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, मुझे एफसीआरए पे आने दो। जो मैंने आदि मार्को रूबियो की स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसके अंदर आप समझिएंगे ट्रंप समझते हैं यूएस एड पे एक्शन होता है कि एनजीओ जो एक नेटवर्क है ये ग्लोबल कबाल है, इसके अंदर यूएस की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी एनजीओ से, वो यूएस में टाइट करता है। पर भारत के एफसीआरए से उनको भी आवाजें आ गई हैं जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि दोहरा मापदंड, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, ये वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। हर देश हिपोक्रेटिक होता है। भारत जितना पावरफुल होगा हम भी हिपोक्रेटिक होंगे। मैं बहुत खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन हम फुल हिपोक्रेसी करके अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड रखें एज अ नेशन और दूसरों के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड रखें। ये तो शक्ति प्रदर्शन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बात ये हम कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें। तो यूएस का भी सेम है, यूएस का भी सेम है।
तो मार्को रूबियो वहां के एनजीओ की प्रॉब्लम बोल रहा है कि ये लोग, हमें किसी देश में पैसा भेजना होता है, वर्जीनिया के अंदर एनजीओ है, वो इतना पैसा कमा लेता। तो भारत ने क्या किया था भाई, 50% थी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसको हम 20% पे लेके आए। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? हम तो बैठ के पानी पी रहे हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम पे वाइन, शैंपेन, फैंसी डिनर्स, फैंसी पार्टीज, फैंसी गैदरिंग्स करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट of that sort and administrative cost of this sort. That is the difference. ठीक है, तो भारत वो टाइट कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, आप बैलेंस्ड होके चलो। पहली बात, मैं हमेशा बोलता हूं, क्या मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई है? इस पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सीधा एफसीआरए पे आ जाएं जरा, या मार्को रूबियो का सेकंड पार्ट सुना देता हूं आपको, फिर एफसीआरए पे जो भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि लिंक्ड वो यूएस से। एक्चुअली यूएस में जो हो रहा है वो भारत का ही एक पार्ट है। फंड्स जो अब्रॉड से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, वही भारत में डिबेट का पार्ट। This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line. अब भारत में कोई ये बोले तो कितनी बेहतरीन बात है। वी आर ट्राइंग टू हेल्प द कंट्री। खैर, इनकी हेल्प तो अलग ही होती है, बट ये बोल रहे हैं अगर यूएस सरकार का एम है कंट्री में कुछ करने का, उस कंट्री को हेल्प करना है, तो हम एनजीओ को क्यों हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी तो यही बोलता हूं। हर स्टेट में आप सरकारी फंड दे सकते हैं। मैं तो सरकार को बोलता हूं, एक एनजीओ खोल दे सरकार कि ये एनजीओ है एजुकेशन सेक्टर का हर स्टेट के अंदर, ये एनजीओ है हेल्थ केयर सेक्टर का, ये एनजीओ है सेक्टर का। 4-5 ब्यूरोक्रेट्स मत डालिए, हर चीज का सोल्यूशन ब्यूरोक्रेट नहीं है। 4-5 जो स्टेट के प्रसिद्ध लोग, पॉलिटिकली न्यूट्रल लोग, कोई बिजनेसमैन, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कोई फार्मर, लीजिए अलग अलग सेक्टरों के, आप डायरेक्टली पैसा दीजिए ना उस एनजीओ को। ये जो एनजीओ खेल चल रहा है, मार्को रूबियो यूएस के लिए सेम बात कह रहा है कि भैया हमें देश को हेल्प करना है, एनजीओ को हेल्प नहीं करना, क्योंकि एनजीओ हेल्प एक सेपरेट कैटेगरी हो गई है। फिर एनजीओ के अपने एम्स है, और ये खुद कह रहे हैं कि एनजीओ का हेल्थ केयर एम कुड बी डिफरेंट फ्रॉम उस देश का हेल्थ केयर एम। ये उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पे जेन्युइनली यूएस पैसा देता है। अफ्रीका हो गया, ये हो गया, कंट्रोल रखते हैं, पर वो देशों के पास कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, उनको पैसा चाहिए तो कंट्रोल के लिए करेंगे। भारत के लिए तो सिर्फ कंट्रोल है, हमें तो चाहिए ही नहीं किसी से एड ग्रांट। तुम्हारा पैसा अपने पास रखो, हमें तो चाहिए ही नहीं कि हम तो व्यापार करेंगे, और व्यापार में भी हम ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे, व्यापार भी अपने टर्म्स पे करेंगे। हमारे को व्यापार भी अपने टर्म्स पे करना है, हमें उस टर्म पे नहीं करना है। बट जो प्रिंसिपल है, हम लॉ में बोलते हैं ना, प्रिंसिपल क्या है एफसीआरए को लेके कि रेगुलेट किया जाए, ये भी वही चाह रहे हैं अपने यूएस के अंदर। आगे सुन लेते हैं। Business. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex. We are not going to spend billions of dollars funding NGO industrial complex. प्रेसिडेंट आइजनहावर थे यूएस के, उन्होंने ये टर्म पहली बारी दी थी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर थी। तो क्या हो गया था, मिलिट्री यूएस के अंदर अपने आप के लिए ही क्राइसिस क्रिएट करती थी, अपने आप के लिए ही फंड्स क्रिएट करती थी, और वो तो आर्मी जनरल थे, वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो थे। उन्होंने ये टर्म कही थी जब प्रेसिडेंट बनने का कि भाई यूएस में तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया है, अपने आप को ही जनरेट करी जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, खुद ही थ्रेट करी जा रहे हैं। खैर अब तो वही हो रहा है, ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ा ली, पर खैर उसमें भारत का भी भला किया। तो मैं मानता हूं कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बढ़ गई है। सो उन्होंने किया अपने लिए, पर भारत का भी फायदा हुआ। मैं सब बोलता हुआ ना, फिर भी कहता हूं, कंपेयर टू एवरी अदर नेशन, यूएस से हमारी बहुत चीजें हैं प्रॉब्लम की, बट फिर भी एज अ कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर भारत के साथ फेयर रहें तो अच्छे रिश्तों में भारत को बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये बीच बीच में ये फेयर से ना वो हो जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जब वो होते हैं तो फिर हमें भी रशिया से तेल लेना पड़ता है रिकॉर्ड नंबर पे। तो अब ये, अब एफसीआरए पे आ जाता हूँ। तो अमित शाह जी की मीटिंग को लेकर जो बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है उस पर कि क्या मिनॉरिटीज को मिल रहे हैं, क्या मिनॉरिटीज को मिलते मिलते सॉफ्टन हो रहा है लॉ, क्या लॉ इफेक्टिव होने जा रहा है, क्या लॉ वीक हो जाएगा, क्या लॉ के अंदर बहुत सारे छेद हो जाएंगे,
क्या एफसीआरए को हम नहीं कर पाएंगे? अब ये मीडिया रिपोर्ट आ रही है, डाल दो मीडिया रिपोर्ट, डाल दो मीडिया रिपोर्ट, जो आ रहा है वो डालते हैं, डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट इज रेडी टू रीच आउट टू ऑपोजिशन, सिग्नल करती है कि एफसीआरए को सॉफन करने के लिए रेडी है। पहली बात, मीडिया में जो आता है उसकी क्रेडिबिलिटी यार 12 साल बाद तो हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑन एफसीआरए, मीडिया में जो आता है उसकी मैं क्रेडिबिलिटी नहीं लेना चाहता हूँ। सेकेंड बात पे मैं आता हूँ कि अगर आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं तो वैसे भी फ्लोर पे बहस होनी है। उस बहस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आएंगे, कुछ प्रोविजंस पे मैं बता चुका हूं, पर 2-3 पे नहीं बता देता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के लिए स्प्रेड किए जा रहे हैं। एंड आई वांट ऑडियंसेस को मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि आपसे कोई डिस्कस करे तो आप बता पाओ। पहला ये बोला जा रहा है कि जो भी इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनेगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो जो भी डिसाइड कर देगी वो फाइनल है, बहुत ड्रैकोनियन लॉ है। उसके बाद आपकी बैंड बच जाएगी, आपके पास कोई रेमेडी नहीं, बिल्कुल झूठ है। आई थिंक सेक्शन 16K है, जो फॉरगेट कि आपको रेमेडी के लिए हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। जो भी अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसके अगेंस्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकते हैं। 16K है, इफ आई रिकॉल करेक्टली, मेरे सामने खुला नहीं हुआ। दूसरी बात, ये अथॉरिटी के पास भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस अथॉरिटी का डिसीजन गलत है, ये डिसीजन को रिव्यू किया जाए, इस डिसीजन को रिवोक किया जाए। क्योंकि कोई भी लॉ में सेफगार्ड होने जरूरी है। मैं लॉ पे आऊंगा, लॉ जरूरी पे आऊँ, बहुत बारी बोल चुका हूं, मैं सेफगार्ड्स की बात कर रहा हूं। किसी भी लॉ में सेफगार्ड जरूरी होते हैं, तो ये सेकंड सेफगार्ड है, ठीक है। तीसरी बात, इसके अंदर के एसेट टेक ओवर कर लिया जाएगा। भाई अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो जब तक डिसाइड होगा कि आपने इलीगल किया है या अथॉरिटी ने, ब्यूरोक्रेट ने गलत कर दिया है, तो क्या किया जाए? आपको पास प्रॉपर्टी छोड़ दी जाए ताकि आप प्रॉपर्टी को बेच के फॉरेन मनी अब्रॉड ले जाएं और भाग जाएं? क्या ये किया जाए? या प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए? रोड पे भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता ना, और अगर सीरियस केस बन जाए तो प्रॉपर्टी का क्या होता है? जिस जो रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है प्लीज लिख दीजिए। और भारत में तो बहुत लोग रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए होंगे। अगर आपकी छोटा ना हो कि बड़ा रोड एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है प्रॉपर्टी का? सिंपल सी बात है, कौन से पुलिस स्टेशन में कैसे जब्त होती है प्रॉपर्टी? अगर केस बन जाए क्रिमिनल तो फिर कैसे आपको कोर्ट से छुड़वानी पड़ती है? बेसिक लॉज है। इसमें नई चीजें क्या आ गई हैं? नई चीजें क्या आ गई हैं? अब आगे आ जाते हैं। वो ये है कि मिनॉरिटीज जो मेन की टेस्टिंग पॉइंट है। तो मिनॉरिटी में मैंने एक ट्वीट किया था कल, जैसे सीए के अंदर मिनॉरिटीज को डराया जा रहा था ताकि वो लॉ ना आ पाए, जबकि सीए के अंदर ये भ्रम फैलाया गया कि भारत के अंदर से आप मुसलमानों को उठा के बाहर फेंक देंगे। लॉ क्या था? लॉ क्या था? लॉ ये था कि एक भी वो इंडियन की बात ही नहीं करता था, बी इट ऑफ एनी रिलीजन। वो तो पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हो रहा है वहां पे जो हरकतें थी उसके लिए बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, जैसे इजराइल इज द होमलैंड फॉर जूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत इज द होमलैंड फॉर सनातन। ये पॉलिसी के ऊपर, और वो में भी ये नहीं कह रहे थे कि सब जगह से आ जाओ, अफ्रीका से भी आ जाओ, आप मिडिल ईस्ट से भी आ जाओ, जहां पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है वहां से आ जाओ। ये एक सिंपल सी बात है, इसके ऊपर काम हो रहा था। भ्रम क्या फैलाया गया? फिर सीए हुआ, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर दिल्ली राइट्स हुए, और फिर उमर खालिद आज भी जेल में है। 5-6 साल हो गए हैं, है ना। बेल लगती रहती है, किसी ना किसी दिन हो भी जाएगी शायद बेल, बट चली जा रही है, चली जा रही है ना। 5-6 साल तो हो गए हैं, अब फिर राउंड चल रहा है। वो एक लीगल केस है, वो कितनी देर से अंदर है। वैसे ही इसके अंदर मिनॉरिटीज का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात क्यों जरूरी है कि लॉ बैलेंस्ड ही आना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और सरकार भी हो सकती है, वो किसी और एनजीओ के ऊपर स्क्रूटनी कर सकती है। दैट इज ऑल्सो व्हेन एनी टाइम यू मेक अ लॉ, मैं क्यों बोलता हूँ लॉ में सेफगार्ड होने चाहिए, पर जरूरी लॉ है। क्योंकि 90% पैसा, मेरे मानने से, कुछ लोग बोलेंगे 30% पैसा किस किस काम में यूज होता है वो आपको दिख चुका है। तो उसको रेगुलेट करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। वही काम सरकार कर रही है, कोई सरकार उसमें रुक नहीं रही है। अब क्या इसको डाइल्यूट किया जाएगा? डाइल्यूट होता क्या है पहले? और जो लोग बोलते हैं, मुझे उससे बड़ी आपत्ति है, इसमें व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इस थंबनेल की हेडिंग दे दूं मोदी सरकार झुक गई, तो जो जो लोगों को 12 साल बाद सरकार से फ्रस्ट्रेशन है,
जो सरकार को वोट नहीं करते वो भी, और जो सरकार को वोट करते हैं पर कुछ कुछ बातों पे बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, जिनको किन्हीं को अपनों से गुस्सा आता है, किन्हीं को गुस्सा आता है कि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं हो रहा, तो मैं ये लिख दूं सिर्फ मोदी सरकार FCRA पे झुक गई, देखना आप कितने लोग जुड़ जाएंगे। बट आपको रीजन बात करनी जरूरी है। रीजन बात ये है, ये वो मुद्दा नहीं था। 370 पे सरकार करती, मैं बोलता कि भैया आप तो मेरे ख्याल से शुरू से ही बोल रहे हो 370 आपका कोर मुद्दा था, या राम मंदिर आपका कोर मुद्दा था। ये तो सरकार ने कभी प्रॉमिस नहीं किया किसी मैनिफेस्टो में हमारा कोर मुद्दा है, या पब्लिक मैनिफेस्टो में कहीं एक लाइन हो, मुझे नहीं पता, मैं उस तरह का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, बट किसी ने ये नहीं कहा कभी कि ये हमारा कोर इशू है। मुझे तो एक स्पीच याद नहीं है इतने सालों में जहां पे ये कहा हो कि FCRA NGO मनी बहुत खतरनाक है, इसको हम रेगुलेट करेंगे। उसके बावजूद 2020 में सरकार ने रेगुलेट किया, नकेल कसी या नहीं कसी। जो ये मार्को रूबियो आज बात कर रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, ये सरकार ने भाई साहब 2020 में ही कर दिया। फिर रूल्स लाए, कुछ अभी जून में रूल्स आए हैं जिससे प्रोलेस्टाइजेशन रोक दी गई है, जिसपे KYC बढ़ा दी गई है, तो सब्सटैंशियल काम हो गया है। अब क्या फाइनल होगा वो आने दो सामने यार। अगर बहुत कमजोर हुआ, वैसे बहुत कमजोर हो नहीं सकता, क्योंकि जो 20 और 22 जून 2026 में हो चुका है, उसी ने इसको इतना टाइट कर दिया है, इतना टाइट कर दिया है कि अब कई बारी सरकार मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन लेती है कि आप उस पर रोते रहो और नीचे वाला तो मान जाओ। मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन क्या होती है नेगोशिएशन में? वो तो ट्रंप का सबसे बड़ा कार्ड ही है कि मैं सबसे मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन ले लूं, सबसे एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, और मेरा मन हो एक्स करने का तो एक्सट्रीम पोजीशन ले लूं। जो घर में बोलते हैं कि आई अगर घर में जो बच्चे पेरेंट्स से गाड़ी मांगते हैं तो भाई 20 लाख की गाड़ी से डिमांड शुरू करो, शायद 7-8 लाख की तो मिल ही जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी नेगोशिएशंस होती हैं, डेमोक्रेसी में भी गिव एंड टेक होता है जैसे आपके घर में होता है। बट क्या वो आपको टेक ज्यादा है या गिव ज्यादा है, वो फाइनल बिल आएगा। आपको पता है मैं तो संकोच करके बात करता नहीं, अभी तक तो बहुत अच्छा है। मुझे NGO लॉ पे सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जो देर हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, ये फाइट हो रही है, दिस इज वेरी गुड। लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। शेख हसीना पे आना था, शेख हसीना का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कवर नहीं किया 1-2 दिन से। शेख हसीना क्या हुआ जी, मैडम शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। अब ये क्यों हुई है, इस पे ऑब्वियसली मैं मिलिट्री गेस्ट लाऊंगा और एनालिसिस करूंगा मैं जियोपॉलिटिकल। बट एक बात मैं बोल देता हूं, भारत सरकार ने व्यू लिया है ये तो प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कर सकते हैं, बट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मतलब ये भी है कि जब जब पाकिस्तान सोचता है कि अरे हम तो ईस्ट से हमला करेंगे, जब जब बांग्लादेश में ज्यादा उछलना शुरू हो जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भारत ना सिर्फ मिलिटरीली बट हम भी मेरे अनुसार, और मैं इस कॉन्वर्सेशन में पहले ही बोल रहा था, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हम हिपोक्रेसी करके जो हमारे आसपास के देश हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो, वी आर द रीजनल पावर, उस पावर को एक्सरसाइज करें, बाकी देश भारत में इंटरफेयर ना करें, मैं उसके पक्ष में हूं। भारत अननोन मैन, भारत प्रेशर पॉलिटिक्स, भारत पॉलिटिकल गेम्स जरूर खेले, शक्तिशाली देश खेलते हैं, हम शक्तिशाली हैं, रीजनल पावर है, जरूर खेलें। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत सिग्निफिकेंट है। वो कह रही है मैं दिसंबर तक वापस जाऊंगी, वो कह रही है मैं वापस जाऊंगी तो मेरे पे बहुत क्रिमिनल केसेस है, मुझे जेल डाल देंगे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इंटरेस्टिंग बात है, भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। फिर वहां पे हिंसा तो बहुत है ही है कि जो एक क्रिकेटर जुड़ा उसके घर पे हमला कर दिया, नई बात नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान। अब देखिए अद्भुत बात, अब क्या चीज है ऐसा कि जो कहते थे सेम लैंड मास है, अमन की आशा वाले तो बोलते हैं सेम लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश में हमारे भाई हैं। तो भाई क्या रीजन है कि जो दोनों भाई हैं, एक बॉर्डर ने डिवाइड कर दिया है, वहां पे उन दोनों देशों में ना कभी डेमोक्रेसी पली, अब तो दो अलग भी हैं। क्या एक, मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज कम है, आपकी नॉलेज ज्यादा है, क्या ऐसा एक फैक्टर है
इन दोनों देशों में डेमोक्रेसी नहीं पली। भारत में वर्ल्ड के लिए उदाहरण है, एक्सेप्ट वो इमरजेंसी का एक काल छोड़ दिया जाए, भारत में कभी डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। क्या रीजन है कि इन दोनों देशों के अंदर जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जीरो। और क्या रीजन है कि भारत टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। और ये कहां पे है? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि ग्लोबली भारतीय बड़ी बड़ी कंपनीज हेड कर रहे हैं और ये लोग वॉच लिस्ट, टेरर लिस्ट, दिस लिस्ट, दैट लिस्ट पे ही हैं। क्या रीजन है? भाई हैं, क्या रीजन है? आई ऑनेस्टली कांट फिगर इट आउट। मुझे लगता है एक हार्वर्ड में डीप स्टडी करनी पड़ेगी इस पे। इट शुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ पीएचडी थीसिस कि भाइयों में इतना अंतर क्यों है तो सब सेम ही। फिर डॉक्यूमेंट वाइज, हाँ, शेख हसीना का बेटा बोल रहे हैं बांग्लादेश इज बिकमिंग अनदर पाकिस्तान। मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं लगता। मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोलना पड़ता है, नहीं बांग्लादेश डिफरेंट है, पाकिस्तान डिफरेंट है। मुझे आज की कोई डिफरेंस नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमने जो इतना इनक्रेडिबल काम किया, ये सिर्फ मेरे व्यूज हैं, इतना इनक्रेडिबल काम किया 71 में, उसके बाद हमने चिकन नेक क्यों ब्रॉड नहीं करी? हमने पाकिस्तान के साथ पीओके वापस क्यों नहीं लिया? 90,000 सैनिक उनके, और वो सैनिक वो थे जो पाकिस्तान का एलीट था, क्योंकि ब्रिटिश राज में आर्मी वाज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट हाईली पेड। अब भारत में भी और बहुत देशों में, भारत में भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप आर्मी और टॉप ब्यूरोक्रेट पे स्ट्रक्चर्स, बहुत चीजें हैं, लंबा टॉपिक हो जाएगा देखें तो। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर्मी वाज आर्मी, द बिगेस्ट यूज्ड टू गो टू आर्मी। उस जमाने की रॉयल्टी यूज्ड टू गो टू आर्मी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराजा पटियाला, कैप्टन, बिकॉज ही वाज एन आर्मी। एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रॉयल्टी गोइंग टू आर्मी बिकॉज इट वाज द प्रोफेशन। तो वही 71 में पाकिस्तान के बड़े जमींदार, पाकिस्तान की रॉयल्टी, वही सारे अफसर थे और वो हमारे जूते के नीचे थे। वी कुड हैव साइंड एनी डील, वी कुड हैव डन एनीथिंग। मुझे उसका अफसोस है। जो जीत हुई वो ऑब्वियसली बहुत भव्य जीत है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड एनल्स में बड़ी जीत है। थैंक यू, आप सब जुड़े। भारत माता की जय।